नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं एक बड़ी जानकारी की और देहरादून से ये बड़ी जानकारी आ रही है। आज धामी कैबिनेट की बैठक है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव पर आज मंथन होने वाला है। शाम 4:30 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज धामी कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी, मंथन होगा। कई प्रस्ताव पर यहां पर आज मुहर लगने वाला है। शाम 4:30 बजे सचिवालय में ये बैठक धामी कैबिनेट की होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। तो राजधानी देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई प्रस्ताव पर आज मंथन होने वाला है। शाम 4:30 बजे सचिवालय में ये बैठक होगी। बड़ी और अहम जानकारी, आज धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक, मंत्रिमंडल के सारे वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस बैठक की यहां पर अध्यक्षता करते नजर आएंगे। शाम 4:30 बजे बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर यहां पर आज मंथन होने वाला है, चर्चा होगी। आपको बता दें कि धामी पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सचिवालय में शाम 4:30 बजे बैठक होगी। पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पतालों के भुगतान पर भी चर्चा होगी। स्वरोजगार से जुड़े कुछ बिंदुओं पर भी आज फैसला हो सकता है। पीआरडी जवानों के रिटायरमेंट की आयु पर भी चर्चा होगी। जवानों के रिटायरमेंट की आयु 60 साल हो सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। सचिवालय में शाम 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक, कई प्रस्ताव पर धामी कैबिनेट में चर्चा होगी, मंथन होगा। पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पतालों के भुगतान पर भी यहां पर आज मंथन होने वाला है। स्वरोजगार से जुड़े कुछ बिंदुओं पर भी आज फैसला आ सकता है। पीआरडी जवानों के रिटायरमेंट की आयु पर भी चर्चा। जवानों के रिटायरमेंट की आयु 60 साल हो सकती है। धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद देहरादून से जुड़ चुके हैं। यशराज, आज धामी कैबिनेट की बैठक है और कई महत्वपूर्ण यहां पर फैसलों पर मुहर लग सकती है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज धामी कैबिनेट की एक बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि भू कानून को लेकर के, यूसीसी को लेकर के भी तमाम कुछ मुद्दों पर फैसला किया जाएगा। साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार में भी कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह बैठक जो है ये अपने आप में, चूंकि ये साल का ये दिसंबर में ये अंतिम बैठक हो सकता है जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। और साथ ही साथ धामी कैबिनेट की इस बैठक में तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिसमें गणेश जोशी, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल सहित तमाम मंत्री यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। और साथ ही साथ वो सभी मिलकर किसी एक मत पर विचार करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में भी तो ये करेंगे, बहुत सतर्क होकर करेंगे कि कहीं किसी मंत्रियों के बीच जिनको बनाया जाए या जो भी मंत्रिमंडल विस्तार में जिनको शामिल किया जाए उनके बीच में टकराव की स्थिति ना हो। तो इस कारण से ये मंत्रिमंडल की जो बैठक है ये कई महत्वपूर्ण फैसलों को अपने में संजो कर रखेगा। यूसीसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के लिए है, जो लगातार पुष्कर सिंह धामी की सरकार कहते आ रही है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, बहुत जल्द ही लागू किया जाएगा। तो इसको लेकर भी बैठकों का दौर चल सकता है। साथ ही साथ इसमें भी कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। जी यशराज, पीआरडीडब्ल्यू के जो ये अधिकारी हैं, इनके रिटायरमेंट की जो यहाँ पर फैसला आज धामी सरकार की इस कैबिनेट की बैठक में होगी, आप इसको किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह के यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि रिटायरमेंट, इसमें निर्णय लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगातार संख्या भी बढ़ती जा रही है। और उन लोगों का एक ही स्पष्ट करना है कि उनकी जो रिटायरमेंट है इसको सही किया जाए। और साथ ही साथ दूसरी सबसे बड़ी बात है इसमें कि यहाँ पर जो काम होना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए तमाम ऐसे निर्णय जो पब्लिक रिलेटेड है इसको लेने का धामी कैबिनेट की बैठक, धामी कैबिनेट जल्द ही फैसला लेगी, ताकि लोगों को यहाँ पर उनका कहना है कि लोगों को न्याय मिल सके और लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोग इनसे संतुष्ट रहें और इनकी जय जयकार होते हुए इनको चुनाव में जीत हासिल कराई जाए। जी यशराज, अस्पताल जो पीपीपी मोड पर चल रहे हैं और स्वरोजगार आज इस बैठक में अहम हिस्सा होने वाला है क्या?
आप बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल, बेरोजगारों की जो बात करें तो बेरोजगारों की बात उत्तराखंड में हर एक पार्टी उठाती रहती है कि हमेशा बेरोजगार, उत्तराखंड बेरोजगारों की संख्या काफी अधिक होगी। बेरोजगारी एक प्रमुख उत्तराखंड की समस्याओं की गिनती में आता है, साथ ही साथ दूसरे में पलायन भी आ जाता है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के कुछ न कुछ बैठक में जरूर निष्कर्ष निकल रहा है। ये तो बैठक समाप्त होने के बाद ही पता चलेगा कि धामी कैबिनेट की जो बैठक हुई, यह बैठक कितनी सफल हुई और इसमें क्या क्या प्रमुख निर्णय लिए गए, इस बैठक के बाद ही यह पता चल सकता है। लेकिन जरूर ये आशंका जताई जा रही है कि इन प्रमुख मुद्दों में एक बेरोजगारी भी प्रमुख मुद्दा होगा, चूंकि लगातार उत्तराखंड में धामी के द्वारा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार अहम बैठक भी की जा रही है और बेरोजगारों और रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि किस प्रकार से किया जाए इसको लेकर के GIS यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी किया गया, जो काफी सफल माना जा रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस GIS को तो सफल बना ही चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जुटे हुए हैं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर अभी भी आगे आए, क्योंकि 3.5 लाख करोड़ से ऊपर से के MOU पर हस्ताक्षर किया जा चुका है अभी तक धामी कैबिनेट के द्वारा। तो इस हस्ताक्षर के बाद जरूर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर और अहम फैसले लिए जाएं। जी, बहुत शुक्रिया यशराज अनंत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज धामी कैबिनेट की बैठक है, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। कई प्रस्ताव पर आज मुहर लग सकती है। उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने आम लोगों से बजट बनाने के लिए सुझाव मांगा है। आप लोग 10 जनवरी 2024 तक सरकार को अपना सुझाव भेज सकते हैं। आम जनता ईमेल, वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए सरकार को सुझाव दे सकते हैं। आम जनता के सुझाव के आधार पर ही प्रदेश सरकार 2024-25 के बजट को बनाना चाहती है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार, स्वरोजगार मिल सके। आपको बता दें कि 2024-25 के बजट को लेकर प्रदेश सरकार ने विभागीय स्तर पर तैयारी तेज कर दी है, जिसके तहत विभाग स्तर पर बजट बनाने का काम चल रहा है। देखिए, अभी आने वाले समय में बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अच्छा प्रयास किया है और हर बार वो बजट सत्र से पूर्व आम जनमानस की राय लेते हैं। वो ईमेल के द्वारा हो, SMS के द्वारा है, व्हाट्सएप के द्वारा है, वो जो फ्री टोल नंबर है उसके माध्यम से है। उन्होंने प्रदेश के सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, कारोबारियों से, दुकानदारों से ये निवेदन किया है कि बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है, उससे पूर्व आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं जिससे हम उस बजट को लोक लुभावना बना सकें, जनता के लिए समर्पित कर सकें। भारतीय जनता पार्टी का जो जनता के प्रति जो गारंटी है, जो जनता के प्रति जो भाव है, वो तो हमेशा बजट में व्यक्त होता ही है, लेकिन आम जनमानस की राय उसमें आ जाए। सब लोग अपनी अपनी राय दें कि बजट कैसा होना चाहिए, छात्र युवा क्या चाहते हैं, महिलाएं और बुजुर्ग क्या चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान क्या चाहते हैं, व्यापारी वर्ग क्या चाहता है। इन सभी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री धामी जी ने एक प्रयास किया है और सभी लोगों के जो सुझाव आएंगे उनको संकलित करके बजट में उचित स्थान दिया जाएगा। धामी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में वित्त विभाग ने जनता से सुझाव मांगे। सरकार का दावा है कि जनता की राय के आधार पर ही बजट तैयार होगा। वहीं विपक्ष ने इसे सिर्फ एक खानापूर्ति बताया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता करती है। सरकार अपने चहेतों से राय मांगकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलता। जो है अपनी जो आनुषंगिक संगठन है, संघ की विचारधारा से संबंधित उनकी राय को सबमिट कर लेते हैं। एक जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट पर राय मांगी जाती है और सरकार अपनी पीठ भी खूब थपथपाती है। यही देखिए UCC के मामले में भी यही हो रहा है। सरकार कह रही कि हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों से जो है राय मांगी। कौन लोग हैं वो? पब्लिक फोरम पर जब कोई चीज आई ही नहीं, आपने पब्लिक डोमेन में और बहुदलीय व्यवस्था का सम्मान नहीं किया, उसके बाद जो है आप केवल अपनी विचारधारा के लोगों की राय ले लेते हैं, औपचारिकता पूरी करवाते हैं और इसे सर्वसम्मति बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर राजनीतिक बहुलता है, संविधान से चुनी हुई सरकार है, संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए और संविधान के हिसाब से ही सभी राजनीतिक दलों से भी इस पर राय ली जानी चाहिए, सभी सामाजिक संगठनों में इस पर राय ली जानी चाहिए, आंदोलनकारियों से राय ली जानी चाहिए। तब तो राय के कुछ मायने होंगे, तब जो है जनहितैषी बजट बन पाएगा। तो 2024-25 को लेकर यहां बजट को लेकर पुष्कर सिंह धामी की ओर से, सरकार की ओर से यहां पर लगातार सुझाव मांगे जा रहे हैं। जनता के आधार पर यहां पर बजट तैयार किया जाएगा। कांग्रेस ने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं।
तो हमारे साथ हनी पाठक बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी में। नमस्कार खुशबू जी, और मैं मैडम हूँ। माफी चाहूंगी मैम। मैम, आपसे मेरा सवाल ये है कि इस बार जो धामी सरकार है, यहाँ पर वो बजट तैयार करने के लिए जनता के आधार पर यहाँ पर बजट को मांगने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आप इसको किस तरह से देख रही हैं और आखिर जनता क्यों इस बजट को तैयार करने के लिए जनता से क्यों मांगी जा रही है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी बात होती है सबका प्रयास, सबका विश्वास और सबका साथ। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी नींव रखी हुई है और सबके साथ कार्य करती है। ये नहीं कि कोई मुख्यमंत्री है तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री ही है और वीवीआईपी मोड में है। ये पुष्कर सिंह धामी जी सरकार आपके द्वार वाली प्रथा पर चलते हैं जी। और इन्होंने अगर जनता से सुझाव मांगा तो मुझे एक बात बताइए खुशबू जी, हम भी कुछ चाहते हैं ना कि हमारे बजट में ये वाली तब्दीली हो जी। बिल्कुल, आप भी चाहती होंगी, मैं भी चाहती हूँ। तो वो अगर जनता के अनुसार, हम लोगों को जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और जनता ने हमें चुना है, तो जनता को इग्नोर क्यों करें? क्योंकि बजट एक ऐसी चीज है जो कि जनता के जेब पर सबसे पहले प्रहार भी करती है, सबसे पहले आराम भी देती है। तो सरकार क्या चाहती है वो जनता से पूछ के सुझाव के अनुसार अगर कार्य करती है तो मुझे लगता है ये बहुत ही सराहनीय पल है। और दूसरा, आज तक इतिहास में इतने मुख्यमंत्रियों में किसी ने भी इतनी बड़ी पहल नहीं करी होगी जो मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने करी है, प्रेमचंद्र अग्रवाल मंत्री ने करी है। ये वाकई सराहनीय पहल है। हनी जी, हमारे साथ लखपत बुटेला प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। नमस्कार। ठीक है लखपत जी, हनी पाठक जी का कहना है कि सरकार जिस तरह से यहाँ पर बजट तैयार करने के लिए जनता से राय मांगी है, इसको पहली बार इस इतिहास में पहली बार देखा गया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बार तो नहीं हुआ, पिछले साल भी इन्होंने राय मांगी थी और पिछली बार जो राय मांगी उस पर कितनी इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है, ये देखने वाली बात है। ये जो ढकोसला ड्रामे की बातें होती है, ये बहुत अच्छी बात नहीं। इस प्रदेश की जनता ने थोड़ी कहा कि हम पे 90,000 करोड़ का कर्जा दे दो, ये तो जनता ने नहीं कहा। जनता ने ये भी नहीं कहा कि आप घर घर योजनाओं की बात करें, घर घर मोबाइल पर इंतजार पहुंचाए, ये भी जनता से नहीं पूछ के किया है। तो जो चीजें कही जा रही जनता से पूछ के किया जा रहा है, बेरोजगार दर को और महंगाई दर को जो बेरोजगार 11.5% के आसपास चली गई है, और जो इस तरह की बातें कही जा रही है, जरूर टच में जाते तो वास्तविकता से जाए, ठोस बातों को लेके जाए, उनकी अच्छी राय और सुझाव आते उनको अमल किया जाए। लास्ट टाइम पे कितनी चीजों को इम्प्लीमेंट किया है सरकार ने, जो बजट के मामले में कहा था कि हम जनता से पूछ करके इन चीजों को जोड़ने का काम करेंगे, यही चीज बता सकती है। मुझे लगता है कि एक विकासशील और प्रभावी बजट करने के लिए उसके लिए योग्यता और उसके अलावा सवाल ये कि अगर जनता से राय मांगी जा रही है तो गलत कैसे है ये? मैंने कब मना किया कि गलत है? मैंने तो गलत कहा ही नहीं। कहा आपके चैनल पे गलत है? मैंने गलत नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैंने ये कहा है कि पहली बार नहीं हुआ, इसी सरकार ने पिछली बार भी मांगा था, जनता से राय मांगी थी बजट में क्या क्या चीजें जोड़नी चाहिए, उन चीजों को लेकर के क्या। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इसलिए सवाल खड़े इसलिए सवाल होते हैं, सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि सरकार कहती क्या है, सवाल है इन चीजों को लेकर के। जो मेन चीज है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है, उसको लेके बातें की जा रही। मैं उन चीजों को लेके बात कह रहा हूँ। और यदि हमें संशय है सरकार ने पिछली बार भी किया होता है, इम्प्लीमेंट किया होता है, हनी जी बता सकते कितनी चीजों को इम्प्लीमेंट किया था, ये तो ये बताएंगे। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा कि जिन चीजों को लेकर उत्तराखंड आज सबसे तेजी से कर्जे में डूबता हुआ प्रदेश है, लगभग 1 लाख रुपया पर व्यक्ति पे कर्जा आने वाला है, तो ये बताना चाहिए कि क्यों इस तरह की बातें हो रही है, हम कह रहे हैं। लखपत जी, अगर जनता से यहाँ पर राय मांगा जा रहा है सरकार की ओर से, तो कांग्रेस पार्टी का सवाल आखिर क्यों है? ठीक है, आपके पास आएंगे, लेकिन हनी पाठक जी आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? खुशबू पांडे जी, ये तो लखपत भाई साहब बताएंगे कि जो ये कह रहे पिछली बार भी मांगा था, तो ये कोई कांग्रेस की सरकार तो पिछली बार थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ही मांगा था ना। तो भारतीय जनता पार्टी ही कार्य करती है, सरकार आपके द्वार वाला। कांग्रेस के नेता तो सिर्फ फूटा फुटौल में इतने व्यस्त है कि अभी मेहर जी वहां पर गए थे और उन्होंने इनकी खिल्ली और धज्जियां इतनी उड़ाई कि माननीय हरीश रावत जी को
बोलना पड़ा कि इस तरीके की कार्य समिति नहीं होती चल सकती है। जब भी कार्य समिति हो लोगों का फोन बंद करवा दो। मतलब इन्हें पता है कि हमारे यहाँ अगर कार्य समिति भी होती है या हमारे यहाँ कोई बैठक होती है, सम्मेलन होता है, तो वहां हमारे ही नेतागण एक दूसरे की धज्जियां उड़ाते दिखाई देते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि अपने को संभालो भाई, किस दिशा में जा रहे हो तुम लोग, अपने आप को तो संभाल नहीं पा रहे हो और फिर जनता की फिक्र कर रहे हो। जनता की फिक्र होती तो आपके युवराज जो शहजादे हैं वो वीडियो बनाकर उपराष्ट्रपति का, जो कि एक प्रबल पद पर है और सम्मानित पद पर है, ठीक है, उनका वीडियो बनाकर अपना बचपना दिखाते हैं। तो बचपना पार्टी पर जनता विश्वास करे कैसे? बचपना पार्टी, इनको अपना नाम बदलना चाहिए और नाम बदल के बचपना पार्टी रखना चाहिए और बचपना पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए अपने बचपन के शहजादे को। हम बजट पर ही रहते हैं, जो हमारा टॉपिक है उस पे रहते हैं, ठीक है लखपत जी। अरे तो बचपना वाली बात करेंगे तो बचपना ही पार्टी बोलूंगी ना, बताओ आप। ठीक है यानी पाटिल जी। हाँ हेलो, मैं एक बात कह सकता हूँ जी। जब इन्होंने थोड़ा वैसे बजट की बात है, डील की बात है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि किसी की मिक्की करना क्या कोई बचपना है? प्रधानमंत्री संसद के अंदर करते तो तब नहीं होता है। लखपत जी मेरा सवाल ये है, सवाल ये है इस बात की जो बातचीत है उसमें चलते मैं इसको लखपत जी मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर बजट तैयार करने के लिए जनता से राय मांगी जा रही है तो कांग्रेस पार्टी को परेशानी क्यों है? शिषपाल जी बिल का यहाँ पर क्यों आता है बयान इस तरह? आप इस बात पे गलत कह रहे हैं। परेशानी हमने कहा परेशानी, आप एक बात को समझ ली। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पिछली बार मांगा गया क्या इम्प्लीमेंट किया गया? ये कहा गया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समिट होगा 2000 में, कहा कि 1,40,000 करोड़ के वो साइन हुए ग्राउंड पे, क्या अभी कहा 3 लाख से ज्यादा कोई साइन हो गए क्या ग्राउंड पे? ये यथार्थ है, केवल ढकोलसबाजी मत कीजिए। ये भाजपा जो है ढकोसला करती है, जुमलेबाजी करती, झूठ कहती है और करती कुछ नहीं है। यथार्थ है कि प्रदेश में 20,000 करोड़ के कर्जे में चले गए, यथार्थ है बजट का। यथार्थ है कि यहाँ पे जो व्यक्ति पद पे क्या है गिर रहा है, बेरोजगारी हो रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा, महंगाई बढ़ रही, ये सारी यथार्थ है। प्लान बढ़ रहा है, यथार्थ इन चीजों को लेके है। यथार्थ उसको लेके कि ड्रामेबाजी करके नहीं, राय मांग दे उसकी इन चीजों को लेकर इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत अच्छी बात होती। इसको लेके मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जरूर है कि हमने कहा कि जनता से राय मांगे, अच्छी बात है। पिछली बार ही मांगी तो उसका तो रिजल्ट मांगिए ना कि आपने कितनी चीजों को इम्प्लीमेंट किया, उसको कितनी चीजों को लेके आगे बढ़ाया, ये तो मांगेंगे हम। और जहां तक ये कह रहे हर घर द्वार की हर घर तक हम हर द्वार तक हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन मोबाइल बैन से शराब पहुंचाने का तो विरोध करेंगे ना हम। ठीक है हानि पाठक जी, आप लोग जनता से राय तो मांगते हैं लेकिन उसको लागू नहीं करते हैं, लखपत जी का कहना है ये। मैंने सुन लिया इनका सवाल, मैं अब जवाब देती हूँ। भ्रष्टाचार की जो ये बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का अंत तो मोहब्बत की दुकान के धीरज साहू जी क्या हो गया? मोहब्बत की दुकान जो चली थी तो भ्रष्टाचार का अंत तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियों को इस समय ईडी सीबीआई इन्हीं के पकड़ रही है, तो उसमें कोई जवाब इनके पास नहीं होगा। 350 करोड़ से अधिक का एमओयू जो साइन हुआ है, ये हाथ में दही जमाने की तरह से हम लोग काम नहीं करते हैं। एमओयू अभी साइन हुआ है, कड़ा निर्देश दिया है मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी अधिकारियों को कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से जल्द होना चाहिए। हम लोग हाथ में वैसे दही नहीं जमाते हैं जैसे नारायण दत्त तिवारी जी ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ छल किया था और बिना विधेयक पारित किए उन्होंने उत्तराखंड आंदोलनकारियों को आरक्षण देने की बात करी थी और उसमें कितने बच्चों को सड़क पर आना पड़ा था क्योंकि उनका कोई भी रोजगार नहीं हो पाया था, क्योंकि विधानसभा के पटल पर उन्होंने वो विधेयक पारित नहीं किया था। आप लखपत बुटोला जी से पूछिए। 1 मिनट बुटोला भाई साहब, मैं खत्म कर लूं, अभी तो शुरू हुई हूँ। आप जरा नारायण दत्त तिवारी जी की ना वो देखिएगा उत्तराखंड, मैंने कह दिया ये पारित हो गया, ऐसे नहीं पारित होता है। विधानसभा में विधेयक साइन होता है, आप लोगों को तो इतना भी नहीं पता है। और भ्रष्टाचार को मिटाने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जहां तक इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, क्यों इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं धीरज साहू जी? क्या वो मोहब्बत की दुकान घर घर जा रही थी, जिन्ना को गले लगा रही थी, तब आपने नहीं देखा कि कितना ज्यादा मोहब्बत की दुकान में धीरज साहू जी क्या भ्रष्टाचार का आंकड़ा रखा था? वो भी देखिए जरा, उस पर एक शब्द तो बोल दीजिए, कुछ नहीं थोड़ा सा शब्द बोल दीजिए। ठीक है लखपत जी, आपका छोटा सा प्रतिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर समय की बेहद कमी है। सर सुन लीजिए, इन्होंने धीरज साहू की बात कही है, मैं उस पर कहना, धीरज साहू का इतिहास पढ़ोगे ना मैडम,
उन्होंने 1947 इस देश को 48 किलो सोना और 19 लाख रुपया दान दिया है। वो आपके थ्रू दर्शक सुन लीजिए, आपके थ्रू केवल चैनलों पे आकर के नहीं कहते, उनका परिवार का इतिहास देखिए कि देश के लिए भविष्य। उन्होंने कहा मेरा पैसा है, मैं उसका हिसाब दूंगा। बुटेल जी, आपका बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद उधम सिंह नगर स्थित लोहिया हेड कैंप कार्यालय में क्षेत्र की जनता से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी। इसके साथ ही उन्होंने समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान तेजी से हो, इसके लिए जिलाधिकारी को नियमित रूप से जन समस्याओं को सुनने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें नामित सरकारी गैर सरकारी सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा क्रियान्वयन कार्यों के अनुश्रवण एवं योजना के आय को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक में गणेश जोशी ने निर्देशित किया है कि बैठक का आयोजन हर 3 महीने अंतराल में आयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत सोशल ऑडिट राज्य के सभी विकास खंडों में समय किया जाना चाहिए। मनरेगा की प्रगति की बोर्ड की एक बैठक हमारी 3-3, 4-4 महीने में होती है। वो बैठक यहाँ पर होती है जिसमें सभी हमारे विभाग के सचिव, आयुक्त, सभी माननीय सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। और समीक्षा में मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि उत्तराखंड मनरेगा के क्रियान्वयन में जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, कई कामों में द्वितीय स्थान पे है, कई फर्स्ट फ्लोर पे है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों को और अपने माननीय सदस्यों का, जिनके कीमती सुझाव हमारे पास आते हैं, उसके लिए इसका हम कार्यान्वयन करते हैं। आज प्रधानमंत्री जी जिस उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं कि हम 2 करोड़ से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, हमारी सरकार, धामी सरकार का भी संकल्प है कि हम 1.25 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। लेकिन देखने में आता है कि ये जो हमारे समूह हैं, कुछ ही लोग, 4-5 लोग अग्रणी रहते हैं हर जिले में, हर ब्लॉक में, और आम जो हमारी बहनें या आम लोग जो इसका लाभ लेना चाहते हैं उन्हें मिल पाता। रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें खेल मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की है। इस दौरान खेल मंत्री ने 13 जनपदों से आए हुए खिलाड़ियों को उनकी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी है। साथ ही सभी के साथ संवाद किया। उन्होंने सरकार की तरफ से चलाई जा रही खेल योजनाओं की सभी खिलाड़ियों से जानकारी ली, जिस पर सभी खिलाड़ियों ने खेल विभागों के जरिए संचालित योजनाओं पर खुशी व्यक्त की है। खेल महाकुंभ अब से पहले केवल और केवल देहरादून में हुआ करता था, जिसको हमने डिसेंट्रलाइज किया। और आप उधम सिंह नगर से लेकर अब आपके नैनीताल से लेकर अलग अलग हरिद्वार में और देहरादून में, इसके अलावा चंपावत में अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं सब जगह जो है मेजबानी कर रहे हैं। और इस खेल महाकुंभ के माध्यम से हमारे न्याय पंचायत स्तर के बच्चे, जो कि न्याय पंचायत स्तर पर सफल होते हुए ब्लॉक लेवल पे आते हैं, ब्लॉक से सफल होकर जिले पे आते हैं और जिले से फिर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते हैं। निश्चित रूप से ये उनके खेल के प्रति उनके बढ़ते हुए कदम है। और राज्य सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि हमारे बच्चे जो 8 से 14 हैं और जो 14 से 23 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनको खेल प्रोत्साहन राशि मिले। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से सभी 272 मंडलों में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसका प्रदेश स्तरीय फाइनल मुकाबला देहरादून के परेड ग्राउंड में आगामी 23 दिसंबर को होगा। इस प्रतियोगिता के संबंध में किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पुंडरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया की मुहिम को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन प्रदेश के सभी मंडलों में किया गया था, जिसका 23 दिसंबर को फाइनल होना है। निवेदन कर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने समस्त क्षेत्रवासी, प्रदेशवासी और देशवासी और विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं
कि किस प्रकार से आपने देखा होगा, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे एशिया गेम हो, चाहे ओलंपिक गेम हो, जब से प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया तब से आपने देखा होगा कि मेडलों की संख्या में वृद्धि होने लगी। और इसी संदर्भ में हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी ने उदयमान खिलाड़ियों के लिए जो एक प्रोत्साहन राशि निर्धारित की, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी और अपने किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक मंडलों में नमो कबड्डी का आयोजन किया गया, जिसमें कि युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।